आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का मूड सुबह जब बाजार खुले तो ठीक था, लेकिन अब बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहा है और अब नीचे दिन के लोअर लेवल्स पर कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी 21,900 के इर्द गिर्द फिलहाल घूमते हुए दिखाई दे रहा है। इन्हीं लेवल्स के ऊपर नीचे फिलहाल हम निफ्टी को ट्रेड होते हुए देख रहे हैं, लेकिन दिन के हाई से अगर कंपेयर करेंगे तो निफ्टी दिन के निचले स्तरों पर तो कारोबार कर ही रहा है, ऊपरी स्तरों से भी लगभग 100-125 अंक नीचे फिसला है। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी तो कल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, आज भी बैंक निफ्टी में हमने एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही होते हुए देखी है। दिन के ऊपरी स्तरों से फिसलने के बाद अभी फ्लैट ट्रेड कर रहा है। पिछले अगर कुछ मिनटों का ट्रेड देखें तो कोई खास एक्शन नहीं है। सिमिलरली मिड कैप्स में भी ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आई है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स फिर भी कोशिश कर रहा है हरे निशान में खुद को टिकाए रखने की। ऑल्दो अगर आप दिन के हायर लेवल से कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी हमने थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखी है। अब दिखाते हैं आपको मार्केट की ब्रेथ की क्या संकेत मिल रहे हैं बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स की तरफ से। एनएससी स्टैट्स आपके सामने लेकर आते हैं और एनएससी स्टैट्स देखेंगे तो 1290 स्टॉक्स जो बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 945 स्टॉक्स जो दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार। अब क्विकली देख लेते हैं इंटरनेशनल क्यूज को। शुरुआत कर लेते हैं यूरोपियन मार्केट्स के साथ। यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत पॉजिटिव दिखाई दी है, हालांकि रेट कट आउटलुक को लेकर अभी भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि शायद मार्च नहीं तो मई में रेट कट आ सकता है फेड की तरफ से, और इन्हीं होप्स के बीच में थोड़ी बाइंग हमने आते हुए देखी है। एशियन मार्केट्स देखेंगे तो निक्केई और हांगकांग के बाजार नीचे हैं, बाकी बाजार हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। शंघाई, कॉस्पी, यहाँ सभी में खरीदारी देखने को मिली है। अमेरिका के फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं? डाउ फ्यूचर्स तो बिल्कुल फ्लैट है, 16 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेस्डैक का फ्यूचर 16 अंक नीचे है, तो कोई खास इंडिकेशन अमेरिका के फ्यूचर्स से फिलहाल आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में अब तक हुआ क्या है मार्केट में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। तो सबसे पहली बात, ऊपरी स्तरों से बाजार हल्का जरूर हुआ है, लेकिन निफ्टी कोशिश कर रहा है 21,900 के ऊपर टिके रहने की। हालांकि हम लगातार 21,900 के ऊपर नीचे के दायरे में कारोबार होते हुए देख रहे हैं। बैंक निफ्टी फ्लैट है, मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। 150 अंकों की बढ़त मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिली है। सरकारी बैंक स्टॉक्स इनकी चमक बरकरार है। आज भी पीएसयू बैंक इंडेक्स इनफैक्ट अब 2.25% ऊपर आ चुका है, पहले 1% ऊपर था, तो यहाँ पर लगातार तेजी एक्सटेंड होते हुए दिखाई दी है। कुछ और पॉकेट जहां पर खरीदारी है उसमें रियल्टी, शुगर, चुनिंदा एनबीएफसीज है जहां पर बाइंग देखने को मिल रही है। प्रेशर कहां है? ऑयल एंड गैस, आईटी, फार्मा, ये बिकवाली के दबाव में आज के सेशन में ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहाँ है ट्रेडिंग के मौके, इस पर करते हैं बातचीत। प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत हमारे साथ मौजूद है। शिल्पा नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो इंडेक्स पर क्या राय है आपकी? निफ्टी, बैंक निफ्टी पर कैसा ट्रेड एक्सपेक्ट कर रही है बाजार बंद होने तक? दीपाली जी, अगर इंडेक्सेस की बात करेंगे तो यहाँ पे निफ्टी में ऑफकोर्स एक हमने देखा है सेलिंग प्रेशर 22,000 की तरफ, जो एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज ट्रेड जो सपोर्ट आता है वो 21,700 पे आता है। तो ये डिक्लाइंस आपको जब भी मौका मिले टुवर्ड्स 21,700 आपको एक पोजिशनल बाय के लिए इसमें पार्टिसिपेट करना है। इंट्राडे की बात करेंगे तो आप 21,800 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे एक लॉन्ग अटेम्प्ट ले सकते हैं। मुझे लगता है एक और बाउंस बैक आना चाहिए जहां पे निफ्टी आपको 50 से 60 पॉइंट का अपसाइड अभी यहाँ से दिखा सकता है। तो एक छोटा सा ट्रेड है ऑन दी लॉन्ग साइड, बट एक अटेम्प्ट ले सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 45,500 डेफिनेटली एक अच्छा सपोर्ट है, तो आप इसी को लॉन्ग लेके इसी लेवल से आप यहाँ पे एक अगेन अटेम्प्ट ले सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 46,000 से 46,200। कुछ ट्रेड्स आपकी तरफ से स्टॉक्स पे सफेद शिल्पा? जी, मेरे पास 2 बाय हैं। मेरा जो पहला बाय है वो है एसबीआई कार्ड्स में। एसबीआई कार्ड्स अगर आप देखेंगे तो एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे भी एक अच्छा रिवर्सल ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है। 700 पे इसका अच्छा खासा सपोर्ट है और ये 720 के ऊपर अभी ट्रेड करेगा तो यहाँ पे सस्टेन करता है, तो आपको यहाँ पे एक अपसाइड टुवर्ड 770 से 800 के बीच आपको आते हुए मिलेगा। तो एक पोजिशनल ट्रेड है, आपको यहाँ पे 700 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, 695 मे बी टू बी सेफ, इसमें कर सकते हैं। इसको हमने प्रभुदास लीलाधर में भी इसी लेवल पे आज रेकमेंड किया हुआ है। मेरा दूसरा जो बाय रहेगा वो रहेगा पीआई इंडस्ट्रीज में। पीआई इंडस्ट्रीज अगेन एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड रेंज को रिस्पेक्ट देता है, जहाँ पे 3300 जोन्स पे आपको एक सपोर्ट आता है एंड अपसाइड एक 3450 से लेकर 3500 तक का एक प्ले लेता है। तो अगेन आप यहाँ पे भी बाय ले सकते हैं। आप 30 to 80 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है 3400 3450 आपको बहुत जल्द आते हुए मिलेंगे। ओके,
चलिए, तो ये राय रही शिल्पा की तरफ से 2 ट्रेडिंग स्टॉक्स पर जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज 3325 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। लेकिन चलिए फटाफट से लेकर आते हैं आपके सामने मिड कैप्स का हाल और दिखाते हैं वो सेलेक्ट पॉकेट जहां आज फोकस है। शुरुआत करेंगे सरकारी बैंकों के साथ ही, क्योंकि पीएसयू बैंक इंडेक्स शाइन कर रहा है और यहाँ भी तेजी एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रही है। अब इंडियन ओवरसीज बैंक 12.5% ऊपर है, कैनरा बैंक में 5% की तेजी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 5% ऊपर है, यूको बैंक 8% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। एनबीएफसीज में कैनफिन होम्स 5% ऊपर, मैक्स फाइनेंशियल 3.5% ऊपर है, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग 3% ऊपर है, एमएनएम फाइनेंशियल में भी 2% का उछाल फिलहाल देखने को मिला है। रियल्टी स्टॉक्स में डीएलएफ, शोभा, फिनिक्स मिल्स और इनेबल्स रियल एस्टेट 2 से 5% की तेजी इन सभी शेयर्स में आज के कारोबार में देखने को मिली है। शुगर स्टॉक्स में जहां खरीदारी है उसमें बजाय हिंदुस्तान 7.5% ऊपर है, उगर शुगर 4.5% ऊपर, रेणुका शुगर्स में भी 4.5% की तेजी के साथ ट्रेड हो रहा है। होटल स्टॉक्स देखें तो इंडियन होटल 4% ऊपर, 15.5% ऊपर, EIH एसोसिएटेड भी 15.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब दिखाते हैं वो पॉकेट जहां पर प्रॉफिट टेकिंग है। ऑयल एंड गैस में महानगर गैस 3.5% नीचे, पेट्रोनेट 2.5% नीचे, 2% नीचे गुजरात गैस, कैस्ट्रॉल में भी 2% की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिली है। ऑयल एंड गैस के अलावा नजर डालेंगे फार्मा स्टॉक्स पर, बायोकॉन 3.5% नीचे, 4% नीचे है ग्लैंड फार्मा, फाइजर में 3% की गिरावट है और औरबिंदो फार्मा भी अब 2.5% नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। IT स्टॉक्स रेट गेन 4.5% नीचे, सोनाटा सॉफ्टवेयर 2% नीचे, 2% नीचे ही न्यूजन सॉफ्टवेयर है और बिरला सॉफ्ट में भी 3% के आसपास की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिली है। तो ये रहा उन सेलेक्ट पॉकेट्स का हाल जहां पर प्रेशर हम आज के कारोबार में देख रहे हैं, जिसमें IT, ऑयल एंड गैस और फार्मा स्टॉक्स शामिल हैं जो कि प्रेशर के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो ये तो बात हुई कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स की, लेकिन अब बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट खबर की जो है ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से जुड़ी हुई। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को राहत मिल सकती है। सोर्सेस के थ्रू जो जानकारी मिल रही है CNBC TV 18 को, वो ये है कि GST डिमांड नोटिस पर सरकार अपना जो रुख है उसको नरम कर सकती है। और डिटेल्स के साथ मेरी सहयोगी टिम्सी जयपुरिया मौजूद है। टिम्सी से इनफैक्ट हम बातचीत करेंगे। टिम्सी कुछ ही देर में हमारे साथ कनेक्ट रहेंगी, उनसे बात करेंगे इस खबर पर। लेकिन उससे पहले क्विकली अर्निंग्स लेकर आते हैं आपके सामने और 2 कंपनियों के नंबर्स आए हैं। दोनों कंपनियों के नंबर्स पर हम बातचीत करेंगे। एक तरफ है अशोक लेलैंड, दूसरी तरफ है दूसरी कंपनी शर्मा SGS टेक। इनफैक्ट इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर JS गुजराल हमारे साथ मौजूद हैं नंबर्स पर बातचीत करने के लिए। हालांकि अगर हम नंबर्स देखेंगे तो मुनाफे में थोड़ी कमी रही है। इनफैक्ट आय में रेवेन्यूज में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट्स देखेंगे तो वहां पर इनफैक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है। रेवेन्यू में 46% की ग्रोथ, मुनाफा 94% गिरता हुआ दिखाई दिया है। एग्जैक्टली नंबर्स पर अब आउटलुक ले लेते हैं। हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स आपको अलग दिखाई देंगे, ये YOY बेसिस पर आपके सामने पिक्चर है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो जानना चाहेंगे कि आपके जो की सेगमेंट्स है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यूज आपके डोमेस्टिक मार्केट से आते हैं, और अगर हम की सेगमेंट्स देखें तो ऑटोमोबाइल हुआ, हेल्थ केयर हुआ, कंज्यूमर सेगमेंट हुआ, इन सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस कैसे रही है? एग्जैक्टली किस सेगमेंट की वजह से प्रेशर ओवरऑल अर्निंग्स पर दिखाई दिया है? देखिए, Q3 की जो अर्निंग्स हैं वो हमारे पूरे साल की अर्निंग्स के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करती, क्योंकि एक वन ऑफ पुश आउट हुए कुछ 1-2 कस्टमर्स की सेल। ओवरऑल हम देखें 9 महीने के लिए तो हमारा ऑटोमोटिव, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल सब में ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है। ऑटोमोटिव हमारा पिछले 9 महीने में अप्रोक्सीमेटली वो बढ़ा है 67% से, कंज्यूमर बढ़ा है 90% से और इंडस्ट्रियल बढ़ा है 27% से। सो कंज्यूमर ने लीड किया है। ऑटोमोटिव में Q3 में थोड़ी सी नरमी आई है कि कुछ कस्टमर्स ने हमारा पुश आउट किया, जो इस महीने वो पिकअप कर लिया उन्होंने जनवरी। तो ओवरऑल ग्रोथ 48% है 9 मंथ्स की। और ये हम अगले साल भी, इस साल जो 3 महीने बाकी बचे उसमें भी हमें उम्मीद है, हमारा जो है इंटरनल प्लान देख रहे हैं वो हम यही टारगेट 48-49% की ग्रोथ मेंटेन करेंगे इन 3 महीने में भी। अच्छा गुजराल साहब, मार्जिन्स पर एक राय लेना चाहेंगे। मार्जिन्स कैसे रह सकते हैं यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड, और स्पेशली जो हेल्थ केयर और कंज्यूमर सेगमेंट है, यहाँ से मार्जिन कंट्रीब्यूशन कैसा दिखाई दिया है फिलहाल? देखिए, हम अपने वर्टिकल के मार्जिन्स को मॉनिटर करते हैं, उसमें हमें कोई स्ट्रेस नहीं दिखाई दे रहा, वो स्टेबल है। पर अगर प्रोडक्ट मिक्स चेंज होता है तो ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल में फर्क पड़ता है।
कि जैसे कंज्यूमर है, कंज्यूमर का मार्जिन प्रोफाइल ऑटोमोटिव से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगर कंज्यूमर की वृद्धि ज्यादा होती है तो ओवरऑल मार्जिन परसेंटेज में इंपैक्ट आता है। तो हमें ऐसा इंडस्ट्रियल अपने इंडिविजुअल वर्टिकल्स में कोई मार्जिन के ऊपर स्ट्रेस नहीं दिखाई दे रहा। हेल्थ केयर रिबाउंड किया है, इस साल रिबाउंड किया है, और अगले साल हमारा हेल्थ केयर का बिजनेस अच्छा खासा होना जा रहा है। हम एस्टिमेट करते हैं कि अगले साल का हेल्थ केयर का बिजनेस 400 करोड़ तक का हो जाना चाहिए। ओके ओके, तो हेल्थ केयर बिजनेस को लेकर एक अपडेट, जहां से कंट्रीब्यूशन बेटर गोइंग फॉरवर्ड अगले एक साल में मिस्टर गुजराल देख रहे हैं। स्टॉक हालांकि देखेंगे तो फिलहाल 517 के आसपास कर रहा है ट्रेड। थैंक यू मिस्टर गुजराल, क्विक कमेंट करने के लिए और वर्टिकल्स की परफॉर्मेंस पर हाईलाइट देने के लिए थैंक यू। इसके अलावा बात करेंगे अब अशोक लेलैंड की। तीसरी तिमाही में अशोक लेलैंड के नंबर्स अच्छे रहे हैं। Q3 में कंपनी का मुनाफा 62% बढ़ा है, बेटा में भी 40% की ग्रोथ रही है। वहीं अगर रेवेन्यूज को देखेंगे तो वहां भी तेजी देखने को मिली है। नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के MD और CEO शेनु अग्रवाल। मिस्टर अग्रवाल नमस्कार, स्वागत है आपका। तो रिकॉर्ड मार्जिन रहे हैं Q3 में, तो कुछ और डिटेल्स जानना चाहेंगे स्पेशली मार्जिन परफॉर्मेंस को लेकर कि क्या ये सस्टेनेबल लग रहे हैं, आगे क्या ट्रैजेक्टरी रहेगी मार्जिन की, और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो आपकी स्ट्रांग रही है उसके पीछे क्या ट्रिगर्स रहे हैं? जी देखिए, जहां तक मार्जिन का सवाल है, जब ये साल शुरू हुआ था तो हमने ये कहा था कि हम पूरे साल में डबल डिजिट EBITDA हासिल करने का लक्ष्य रख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हमारे लिए पॉजिटिव रहे और Q1 में ही हमने 10% का EBITDA मार्जिन एस्टैब्लिश किया। Q2 में हमारा EBITDA मार्जिन 11% के ऊपर रहा और Q3 में अब हम 12% EBITDA मार्जिन कर पाए हैं। आई थिंक Q4 में भी, क्योंकि Q4 इंडस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है, तो हमको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलेगा और बाद में जो हमारे बाकी एफर्ट्स हैं वो भी उसमें और मदद करेंगे। तो हमें लगता है कि EBITDA की जर्नी हमारी काफी अच्छी रही है। जून 2023 में जब हमने इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग किया था तब हमने बताया था कि मिड टर्म में हमारा EBITDA टारगेट मिड टीन्स होगा। आई थिंक हम उसकी तरफ बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। एक्चुअली हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन से बेहतर हमने किया है। अब जहां तक फैक्टर्स के सवाल हैं, उसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से जो फैक्टर है वो है कि हम बहुत ज्यादा प्राइस डिसिप्लिन पर फोकस्ड हैं। हम मार्केट शेयर और प्राइस के बीच में जब भी हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम हमेशा प्राइस चुनते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में मार्केट शेयर के लिए हमें जो काम करना है वो हम कर रहे हैं। जैसे हम अपना नेटवर्क एक्सपैंड कर रहे हैं, हम नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, हम अपने करंट प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएशन ला रहे हैं। सो पहला फैक्टर प्राइस डिसिप्लिन है। दूसरा फैक्टर है कि हमारा जो कॉस्ट सेविंग पे एफर्ट है वो बहुत बेहतरीन चल रहा है। पिछले फिस्कल ईयर में भी हमारा कॉस्ट सेविंग बहुत अच्छा था, लेकिन इस साल हमारा कॉस्ट सेविंग उससे भी बेहतर हमारा कॉस्ट सेविंग का एफर्ट चल रहा है। इसमें सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं है, बल्कि हर तरह के कॉस्ट, चाहे इनडायरेक्ट कॉस्ट हो, ओवरहेड हो या कोई भी कॉस्ट हो, उसको हम बिल्कुल बारीकी से हर कॉस्ट को देख रहे हैं और जहां तक हो सकता है हम उसको कम कर रहे हैं। और तीसरा जो फैक्टर है वो ये है कि कमोडिटी प्राइसेस में जो सॉफ्टनिंग हो रही है उससे भी हमें कुछ फायदा मिल रहा है। ओके इसके अलावा शेनु जी, अगर हम अलग अलग सेगमेंट्स की बात करें तो जो स्पेयर बिजनेस है या डिफेंस बिजनेस है, वहां पर परफॉर्मेंस कैसी रही इस क्वार्टर में, और साथ ही Q4 FY25 दोनों, यानी एक क्वार्टर और अगले एक साल के लिए जो ऑर्डर बुक है या ऑर्डर बुकिंग्स हैं वो कैसी दिखाई दे रही हैं? देखिए, जहां तक MHCV के अलावा जितने भी हमारे बिजनेस हैं, हम सारे ही बिजनेस बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे LCV बिजनेस है, LCV बिजनेस में जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है उससे बेहतर ग्रोथ हम कर रहे हैं। हमारा इस साल पहले 9 महीने में हमने 1% अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है। अभी 2 से 3.5 टन का जो LCV मार्केट है उसमें हम नंबर 3 प्लेयर होते थे, अब हम नंबर 2 प्लेयर हैं। तो उसमें हमने काफी अच्छी तरक्की की है। जहां तक डिफेंस बिजनेस का सवाल है, पहले 9 महीने में हमारा जो रेवेन्यू है वो लगभग 580 करोड़ के आसपास है, जो कि 3 गुना
से ज्यादा है पिछले साल के पहले 9 महीने के मुकाबले। पावर सॉल्यूशन बिजनेस है जो कि हम बहुत फोकस्ड वे में कर रहे हैं, उसमें भी हमने लगभग 22,000 से ज्यादा इंजन या जेनसेट्स हमने पहले 9 महीने में बेचे हैं। हम पावर सॉल्यूशंस में भी हमें लगता है कि हम ये रिकॉर्ड ईयर होगा जैसा कि डिफेंस में होगा। तो हर तरह के मामले में, इवन स्पेयर पार्ट्स में भी हमारा लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा ग्रोथ था, लेकिन इस वक्त भी, इस साल भी हमारा पहले 9 महीने में ग्रोथ 30% से ज्यादा का है। सो एमएचसीवी बिजनेस के अलावा जो कोर बिजनेस है हमारा, उसके अलावा भी जितने भी बिजनेस हैं वो बहुत अच्छा इस वक्त वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन ग्रोथ पर है। शुक्रिया शेनू जी आने के लिए, सीएनबीसी आवाज पर अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए और आपके प्लान्स के लिए। स्टॉक 178 के आसपास कारोबार करते हुए, लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब लेकर आते हैं ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से जुड़ी हुई खबर, क्योंकि इन कंपनियों को राहत मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से जो सीएनबीसी टीवी टीम को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक जीएसटी डिमांड नोटिस पर सरकार अपना रुख नरम कर सकती है। टिम्सी जयपुरिया मेरी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है और डिटेल्स के साथ। टिम्सी बताइए और क्या डिटेल्स हैं? जी हाँ, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार का रवैया ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज़ को जो शोकॉज नोटिसेस दिए थे पिछले बकाए के, उस पे थोड़ा नर्म होता पा रहा है। हमें सूत्र कह रहे हैं कि सरकार को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि ये डिमांड्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, कंपनियां शायद इनको ना पे कर पाए, और इसको मद्देनज़र रखते हुए उनके प्रति रवैया थोड़ा नर्म होता पा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि ये सारी डिमांड्स जो थी जीएसटी की, वो थी जुलाई 2017 से मार्च 2023 के बीच में, और इसके प्रति सरकार ने एक लीगल ओपिनियन भी लिया कि क्या तरीका है कि सरकार और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के बीच जो ये विवाद चल रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, कि उस पे एक वे आउट क्या हो सकता है, कि एक प्रैक्टिकल डिसीजन क्या हो सकता है। जब तक कि कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा, पर उसके साइड बाय साइड क्या सरकार कुछ सोच समझ के एक ऐसा डिसीजन ले सकती है, या कोर्ट में अगर वो देखा जाए तो इस दौरान कि कैसे इन कंपनियों से ये वसूली करी जाएगी टैक्स की, जो कि ड्यूज़ का उनको नोटिस दे रखा है। अभी तक सरकार को ये लग रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की आर्ग्यूमेंट में एक मेरिट है कि वो इतनी अनरियलिस्टिक डिमांड्स कैसे पे करेंगे। आपको सिर्फ इतना याद दिला दें कि मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सरकार ने एसएलपी फाइल करी थी। कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन आया था सरकार के अगेंस्ट गेम्स क्राफ्ट के 21,000 करोड़ के जीएसटी डिमांड के अगेंस्ट, कि सरकार की ये डिमांड जो है वो लॉ में क्लियर नहीं थी, इसलिए कंपनी को ये बकाया नहीं देना, जिसके अगेंस्ट सरकार ने पिछले साल एसएलपी फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में। और अभी तक जो कि टोटल 71 शो कॉज नोटिसेस दे रखे हैं सरकार ने, 1,12,000 करोड़ का बकाया है ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का, जो कि जीएसटी का ड्यू है, जो उन्हें सरकार को पे करना है। तो देखते हैं क्या होता है, कोर्ट में क्या फैसला आता है। पर हाँ, अभी तक जो है सरकार का रवैया दूसरा था, पर अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार का रवैया थोड़ा नर्म होता पा रहा है कंपनियों के फेवर में। शुक्रिया टिम्सी आपका डिटेल्स बताने के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट खबर ऑनलाइन गेमिंग कंपनी से जुड़ी हुई, शायद यही वजह है कि डेल्टा को रिएक्ट करते हुए दिखाई दिया है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिडकैप मंत्रा, फटाफट से लेकर आते हैं क्लाइंट नंबर 1 का अपडेट। मुकाबला चल रहा है पंकज नांदड़, अमित सेठ और साथ ही अमोल अठावले के बीच में। दिखाते हैं पहले पोर्टफोलियो का अपडेट। आरती इंडस्ट्रीज एक ट्रेड है जो कि अमित सेठ ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। 710 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। 645 का रखना है आपको स्टॉप लॉस। 664 पर फिलहाल ये कारोबार करते हुए। इसके अलावा दिखाते हैं हम आपको रिटर्न की स्थिति, और रिटर्न की स्थिति में मुनाफे के मीटर में लीड कर रहे हैं अमित 8% रिटर्न के साथ। अमोल का पोर्टफोलियो फ्लैट है, लेकिन पंकज का पोर्टफोलियो नेगेटिव 3.5% रिटर्न लैंड कर रहा है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे वेल्सपन कॉर्प के सीएफओ पर्सी बर्डी से, और साथ ही जेके टायर के प्रेसिडेंट इंडिया अनुज कथुरिया से भी करेंगे बातचीत एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।